लोकसभा के रण में चौथे चरण के लिए आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। चौथे दौर में 5 केंद्रीय मंत्री हैं, एक पूर्व सीएम है और 1717 प्रत्याशियों की किस्मत इस समय चुनावी दांव पर है। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो चौथे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें देवास है, उज्जैन है, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चौथे चरण में उम्मीद है, हालांकि जिस तरह से पहले और दूसरे चरण में कम प्रतिशत वोटिंग हुई, तीसरे चरण में हालांकि परसेंटेज वोट जो रेट था वो धीरे धीरे बढ़ा और इस बार चौथे चरण यानी कि अंतिम चरण में मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर किस तरह की स्थितियां दिखेंगी, इसे लेकर लगातार चुनावी प्रयास किया गया है। उम्मीद यही है और जिस तरह से तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी, अलग अलग चुनावी प्रचार प्रसार किया, सभा की, रैलियां की, उसके जरिए हमने देखा कि किस तरह की तैयारियां। हालांकि मैंडेट किसको मिलने वाला है ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। चौथा चरण बेहद अहम, बेहद खास। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दिलचस्प चुनावी मोड़ है। 8 सीटें ही मात्र बची हैं। 29 और 0 का जो आंकड़ा है वो क्या पार करने की कोशिश करेगी बीजेपी, ये दावा करती रही है। कांग्रेस की किस तरह की स्थितियां बनेंगी इस बार चुनावी दौर में देखना होगा। हालांकि बीजेपी के कई क्षेत्रों में ऐसे स्थान भी रहे हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी का गढ़ भी रहा है। तो किसे मिलेगा महाकाल का आशीर्वाद और कौन किस पे सिर मोर सजेगा, जनमत के शोर होगा, किसका जोर भारी पड़ेगा। फिलहाल आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन चौथे चरण में ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि जनता अपना फैसला जरूर करेगी, क्योंकि अब तक पार्टियों को भी ये समझ में आ चुका है कि किसका पलड़ा भारी है। इंटरनल सर्वे क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता है सचिन वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका INS-24/7 पर। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी जी। नवीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS-24/7 पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमिताभ सिंघल जी भी जुड़ेंगे बस कुछ ही मिनट बाद। सबसे पहले रुख बीजेपी का ही करेंगे। सचिन जी आपका ही रुख करना चाहें और सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि 8 लोकसभा सीटें बेहद रोचक, बेहद दिलचस्प मुकाबला हमने देखा। तमाम दिग्गजों ने जिस तरह से पूरी तरह से पुरजोर कोशिशें की, चुनावी रैलियां की, सभा की और दावा बीजेपी और कांग्रेस यही करती रही कि हमारी ही जीत होने वाली है। देखिए, ये जो 8 सीटों पर जो मतदान अभी जो चल रहा है ये परंपरागत रूप से बीजेपी की सीटें रही हैं और मालवा और निमाड़ का जो अंचल है वो भाजपा का एक गढ़ बना रहा है हमेशा से। तो वहां पर एक जो अभी मतदान जो चल रहा है, तो मैं सभी मतदाताओं से भी ये आग्रह करूंगा कि जाके अधिक से अधिक मतदान करें और उसके बाद ही जलपान करें। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने जिस तरह से विकास को एक एजेंडा बनाया इस देश में और एक गुड गवर्नेंस की एक राजनीति का एक मॉडल सेट किया है, और अब जो एक परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू हो चुकी है कि जो परफॉर्म करेगा वही इस राजनीति में रेलेवेंट रहेगा। तो एक जो 2 वे कम्युनिकेशन शुरू हुआ है कि जनता जो है वो सरकार की रेटिंग कर रही है, जनता नंबरिंग कर रही है, जनता ये फीडबैक दे रही है कि उसे किन योजनाओं का लाभ मिला है और किन किन योजनाओं में वो किस तरह के परिवर्तन चाहते हैं। तो जो ये 2 वे कम्युनिकेशन का एक मॉडल सेट हुआ है, उसका ये परिणाम है कि हम जो है अब ये आशा कर रहे हैं कि जनता का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलेगा और मोदी जी जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, तो क्या कुछ होगा देखना होगा। नवीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन जी आपसे भी समझना चाहेंगे मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटें किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनौतियां काफी थी कांग्रेस के साथ में। हालांकि दावा जरूर करते रहे हैं, हमने देखा किस तरह से चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राहुल गांधी हो, लगातार दौरे पे दौरे करते रहे हैं। किस तरह की स्थितियां देख पा रहे हैं इन क्षेत्रों में? ओपनिंग स्टेटमेंट आपका। देखिए, जहां तक मालवा निमाड़ सीट क्षेत्र का सवाल है, लगभग ये भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र में ही आता है। और अभी तो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र उज्जैन, जहां से उन्होंने अभी वोट भी किया है, तो उनके लिए और चुनौती मतलब कांग्रेस के लिए है इस सीट पर। लेकिन दूसरी बात ये देखिए कि इंदौर जैसे शहर में जहां बहुत रोचक मुकाबला हो सकता था, वहां पे नोटा सामने आ गया है
भाजपा के सामने, तो वहां पर तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की जीत ही हो चुकी है, क्योंकि नोटा को हतोत्साहित किया जाता है, नोटा को वोट देने की कोई अपील नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस नोटा की अपील कर रही है, ये भी एक हास्यास्पद स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि मालवा निमाड़ में जो सीटें आ रही हैं, चाहे वो धार हो, देवास हो, इंदौर हो, रतलाम हो, उज्जैन हो, सारी सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रत्याशियों के लिए बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण वाली सीटें रहती हैं, और यहाँ पर परिणाम आशाजनक निकलेंगे, जिनका हम 4 तारीख को इंतजार करें। कई बार आशा होती है, लेकिन निराशा में भी बदल जाती है स्थितियां। कई बार हमने देखा ऐसे चुनावी दौर में, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना होगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमिताभ सिंघल जी भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट आपका भी चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस हमने देखा किस तरह से चुनावी मोड में दावे वादे करती रही है, और इन 8 लोकसभा क्षेत्रों को अगर हम देखें तो क्या देख पा रहे हैं? कांग्रेस अपना चुनावी मुकाबला देश की जनता के मुद्दों पे लड़ रही है। कांग्रेस का मुद्दा धर्म नहीं है। कांग्रेस का मुद्दा इस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती नहीं है। हमारे मुद्दे बेरोजगारी, युवा, शिक्षा, महिला, किसान, इन लोगों को न्याय मिले। राहुल गांधी की न्याय की गारंटी पर कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है और मुद्दों पर आधारित ये चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से मोदी सरकार से त्रस्त जनता इस चुनाव में हमें निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद देगी। तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा, क्या होगा देखना होगा। हमारे साथ सचिन जी भी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस को सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा है अमिताभ जी ने कि धर्म के नाम पर हमने राजनीति नहीं की। लेकिन अगर हम बीजेपी को देखें तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव भी हाल ही में मीट, नमाज, लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बार जोर शोर से उठाते रहे। चुनावी मंच के माध्यम से कह सकते हैं विशेष धर्म के लिए इस चुनाव को मोड़ा गया। देखिए श्वेता जी, कांग्रेस बोलती जरूर है कि वो धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अगर कर्नाटका में या तेलंगाना के राज्य में अगर वो सत्ता में आए हैं तो उन्होंने धर्म पे आधारित मुस्लिमों को आरक्षण के का मुद्दा जो है उसको छेड़ा और आरक्षण दिया मुस्लिम को, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी कि जो 50% की जो उच्चतम सीमा है उससे अधिक का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। किंतु उन्होंने ये जानते बूझते भी उसका उल्लंघन किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के सचिन जी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की चर्चा करें और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मुस्लिम फैक्टर को ध्यान में रखा गया, एम फैक्टर को ध्यान में रखा गया, क्योंकि ऐसे सीटें लोकसभा 8 जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इंदौर, खंडवा, रतलाम, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 72% मुस्लिम आबादी। तो कहीं न कहीं एम फैक्टर को साधने की कोशिश की गई इन बयानों के माध्यम से। देखिए श्वेता, ये जो एक धर्म आधारित जो राजनीति है वो कांग्रेस करती है। हम जो है तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। तो हमने विकास को ही एक मुद्दा बना रखा है। मगर कांग्रेस जिस तरह से जातिवादी एक सोच के साथ में जातिगत रूप से लोगों को बांटना चाहती है, धर्म आधारित राजनीति से धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। हम ये बताते हैं कि मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं उनका हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से उसका जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखें तो अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, अगर उसका लाभ मिला है तो 37% जो है अल्पसंख्यक लोग हैं, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जिन्हें उसका लाभ मिला है। अमिताभ जी, आपने सुना क्या कुछ कहा है? ध्रुवीकरण नहीं होता, तुष्टीकरण नहीं होता हिंदुओं का, फिर इसके बाद आरोप क्यों लगाती है कांग्रेस? कांग्रेस का आरोप हमेशा से यही रहा है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म पर जी अमिताभ जी से तकनीकी कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ भी नवीन जी भी लगातार जुड़े हुए। नवीन जी, आपने सुना कि किस तरह से सचिन जी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण नहीं होता, तुष्टीकरण नहीं होता है। अमिताभ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जी, पूरी कीजिए अपनी बात। प्रधानमंत्री किस तरह की चुनावी रेस में आ रही, उससे जनता पार्टी की बोगता तो स्पष्ट नजर आती है। जिस तरह की मर्यादा प्रधान भाषा में होना चाहिए वह मर्यादा कहीं नजर। उड़ीसा के नवीन बाबू का जा रहा है किलों की राजधानी बताया क्या,
अब जिलों की राजनीति होने लगी। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जो प्रयोग कर रहे हैं, आधारित बात कर रहे हैं, या देश का संविधान, देश के प्रधानमंत्री इजाजत देता है किसी एक धर्म का दूसरे का अनादर कर? हमारा सर्वधर्म पर आधारित, सभी को ये कौन से धर्म का पालन करें या उनकी इच्छा पर नहीं करें। अमिताभ जी, हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से आपकी जो आवाज है वो कट कट कर हम तक पहुंच रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवीन जी भी। नवीन जी, आपने भी दोनों को ही सुना, दोनों ही कह रहे हैं सर्वधर्म प्रायोरिटी है, लेकिन सर्वधर्म प्रायोरिटी आपको लगता है कि कहीं दिखाई देती है? क्योंकि एक फैक्टर जो है वो एम फैक्टर पर भी काम करता है, ध्रुवीकरण का भी कहा जाता है, तुष्टीकरण की भी बात कही जाती है। देखिए श्वेता जी, ये भारतीय राजनीति का स्वभाव है। संविधान के शपथ लेकर के संविधान के आधारित राजनीति तो की जाती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जब तक वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करेगा वो सत्ता में बना नहीं रह सकता। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जब सीटों का बंटवारा होता है, जब प्रत्याशी चयन की बात आती है, तब वहां भी जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। नवीन जी, अगर संभव हो पाए तो, नवीन जी आपको रुकना चाहेंगे, अगर संभव हो पाए तो आप वीडियो फ्रेम भी जो है वो दे दीजिए, तो स्क्रीन पे आप ठीक से दिख पाएंगे। ऑन कर लीजिए आप। जब आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, पूरी कीजिए अपनी। जब वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो उसके बिना वोटों के ध्रुवीकरण के कोई भी राजनीतिक दल सियासत सत्ता में बना ही नहीं रह सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस कहे या भारतीय जनता पार्टी करे, धर्म आधारित हो, जाति आधारित हो, ये मजबूरी है। और इसके बिना जब आप जनता के उसकी कल्पना नहीं कर सकते, सत्ता की कल्पना नहीं कर सकते। जब आदिवासी वोट बैंक की बात होती है तो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण करना है। जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी एक ब्रिगेड बना रखा है जो मुस्लिमों के लिए काम करता है। कांग्रेस में तो ऑलरेडी वो उस पर काम होता ही है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात केवल सैद्धांतिक तौर पर कही जाती है राजनीतिक दलों द्वारा। ये रटा हुआ जवाब होता है कि हम धर्म आधारित राजनीति नहीं करते, धर्म निरपेक्ष राजनीति करते हैं। ऐसा संभव नहीं है। धर्म और राजनीति को इसमें शामिल करना पड़ता है, धर्म को शामिल करना पड़ता है राजनीति में। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अमिताभ जी, आप अपना ब्लूटूथ लगा लीजिए, आपकी आवाज फिर ठीक से हम तक पहुंच पाएगी। जब तक हम रुक कर लेते हैं सचिन जी का। सचिन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे मुद्दे प्रभावी रहे हैं इस बार आप जनता के बीच पहुंचे जब वोट के लिए और मतदाता को जागरूक करने के लिए? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो है एक जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो फोरफ्रंट पे रहते हैं। तो अभी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिस तरह से जो भी काम हमने 10 सालों में किए हैं, 10 साल बेमिसाल की एक जो नारा लेके हम लोगों के बीच में गए हैं कि जिस तरह से अगर कांग्रेस ने 60 सालों में कांग्रेस अगर एक एम्स खोल पाई थी इस देश में, और दूसरा जो एम्स है वो वाजपेयी सरकार के समय खोला गया, तीसरा एम्स जो है मनमोहन सरकार ने एक एम्स उन्होंने भी खोला, और आज जो है मोदी जी ने 10 सालों में 13 एम्स और खोल दिए हैं। इस तरह कुल 16 एम्स हैं पूरे देश में। तो जिस तरह से जिस तेजी से काम हो रहा है, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में रेलवे का जो बजट था वो करीब 630 करोड़ रुपए था 2014 में मनमोहन सरकार में। आज वही बजट जो है 13,660 करोड़ रुपए का है। तो 13,660 करोड़ रुपए का जो बजट है ना, आप 13,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो जो डबल इंजन की जो हम सरकार बार बार बोलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है इस प्रदेश में। तो इम्पैक्ट कितना दिख रहा है? अमिताभ जी से भी जवाब ले लेते हैं। अमिताभ जी, ये कहा जाता है कांग्रेस हमेशा कहती रही कि शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने आगे बढ़ाओ, एम्स दिया हो, लेकिन अब 13 एम्स तो इन्होंने दिए, बीजेपी ने, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से। एम्स के मामले में बीजेपी हमेशा से झूठ बोलती रही है। एम्स की शुरुआत और एम्स की परिकल्पना और दूरदृष्टि सोच भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एम्स की परिकल्पना करके भारतीय छात्रों के भविष्य को ढूंढा और ठोस शुरुआत की। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में अनेक एम्स खोले गए। अब केवल दूसरों के किए गए कार्यों का उद्घाटन करके यदि भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है कि हमने ये कार्य किए। आज सवेरे में देख रहा था भारत और विश्व के 10 बड़े बांध, उन 10 बड़े बांधों में जो भारत के बांधों का नाम शामिल है वो तब बने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे। अब हर चीज में पहली बार
प्रधानमंत्री ने पहली बार ये अरे भाई पहले के कार्य देखिए, देश के अपेक्षा तक आया है, वह धरती पर ऐसे नहीं आया, बहुत मेहनत लगी, कई नदियों का गिरा है, कई का गिरा है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, डेवलपमेंट नजर आ रहा है। श्रेय प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी तीसरी नहीं कर सकती, पुराने लोगों के पर्दा भी नहीं डाल सकते। देश की जनता देखती है, अंतिम इमारतें खड़ी खड़े हुए हैं, तो कांग्रेस सरकारों में अपनी आंखों पर आप दूसरों को अंदर। ठीक है नवीन जी आपसे भी ये समझना चाहेंगे, आपने दोनों ही पार्टियों को सुना और दोनों ही ये कहते रहे हैं कि शुरुआत हमने की लेकिन आगे बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है, कह रही कि 13 एम्स दिए, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर या ऑन रिकॉर्ड तो ये सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो क्या वाकई में विकास के मुद्दे के जो दावे वादे किए हैं वो विकास हो रहा है? देखिए श्वेता जी, विकास एक सतत प्रक्रिया है और उसका श्रेय किसी भी दल को विशेष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सतत एक चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें जनता का सहयोग होता है और सरकार उसमें सपोर्ट करती है, सरकार का मार्गदर्शन होता है। यदि दूरदर्शी सरकार होती है, दूरदर्शी नेतृत्व होता है तो वो आगे बढ़ाता है। जहां तक बात जवाहरलाल नेहरू जी की करें तो प्रधानमंत्री पहले थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही सब पहली शुरुआत की होगी और उसको यदि आज आगे बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो कोई बहुत विशेष काम नहीं हो रहा है। ये एक सतत प्रक्रिया है। जब एक शैशव अवस्था से बच्चा बड़ा होता है, युवा अवस्था में आता है, इसी तरह से सारी प्रक्रियाएं समाधान होते हैं, सीधे सीधे समस्याओं से आगे बढ़ते जाते हैं। अब बात हम करें स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के या परिवहन को लेकर के, तो ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर सड़क परिवहन निगम बंद किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पहला ऐसा राज्य देश में जहां पर सड़क परिवहन निगम सरकारी न होते हुए प्राइवेट हाथों में चलता है। उस पर 2003 में ताले क्यों डाले गए, ये सवाल सोचने वाला है। क्या वजह हो गई थी? इसके बाद आप बात करें स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में हमने कोरोना काल में देखा, आज भारतीय जनता पार्टी 18-19 सालों से सरकार में है। मध्य प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली को लेकर के लोग आंदोलनरत हैं। आप अभी देवास जिले में आज जहां वोटिंग हो रहा है, वहां पर एक सीट है, एक क्षेत्र है जिसमें आज बहिष्कार की चेतावनी दी लोगों ने, वहां पर वोट नहीं डालने जा रहे हैं। वो बागली का क्षेत्र है जहां से कैलाश जोशी जी का भी चुनाव लड़ा करते थे। तो आप बताइए कि ये विकास की यदि प्रक्रिया को इतना आगे बताया जा रहा है, जिस तरह से मैं भी प्रवक्ता को सुन रहा था, तो मुझे ऐसा कहना है कि प्रवक्ता जी इन पर भी गौर करना चाहिए। सरकारें कभी मुकम्मल नहीं होती, सरकारों में हमेशा काम की, विकास की एक प्रक्रिया चलती रहती है और हम पूर्ण हो गए ये मिथ्या है। तो निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया पूर्ण हो गए तो रुक गए, इस तरह की भी बातें होती है। सचिन जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा इंदौर की बात करें भी हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई, देश भर में बड़ी चर्चा होने लगी क्योंकि नोटा का भी जिक्र होने लगा और एंड टाइम पर चुनावी मोड में जब बीजेपी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अगर अपना मैदान छोड़ दे तो कहीं ना कहीं स्थितियां अलग तरह की दिखने लगती हैं। क्या कहेंगे, इधर नोटा को लेकर चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही, सोटा पड़ने का डर है बीजेपी को? श्वेता, मैं अभी 4-5 दिन पहले इंदौर गया था, तो मैंने वहां एक पोस्टर पे पढ़ा था कि तुम्हारा सिक्का खोटा तो हम क्यों दबाए नोटा। तो जनता का जो मूड है वो इस तरह का है कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है तो वो नोटा क्यों दबाएंगे। तो जब भी राष्ट्र विरोधी कोई भी बात होती है तो हमेशा कांग्रेस जो है उस राष्ट्र विरोध के साथ में बैठी हुई दिखाई देती है। वो जो राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां होती हैं उसमें भी कांग्रेस अपने हित ढूंढने का प्रयास करती है। अब नोटा को जिस तरह से प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र पर एक निष्ठा जो एक जनता की है उस पर प्रश्न लगाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है तो कांग्रेस चाहती तो वहां पर किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकती थी, जैसा उन्होंने खजुराहो में किया। तो ऐसा उन्होंने इंदौर में नहीं किया और इंदौर में जो है एक डमी कैंडिडेट से पहले ही नामांकन भरवाने का कार्य किया गया था। तो ये कांग्रेस को अंदेशा शुरू से था कि उनके जो प्रत्याशी हैं
वो कहीं ना कहीं पाला बदल सकते हैं। ठीक है, अमिताभ जी आपसे भी समझना चाहेंगे कि ऐसा आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि जब भी राजनीतिक पार्टियां कोई कैंडिडेट फिक्स करती हैं, तैयार करती हैं, तो उसके लिए बैकग्राउंड पूरी तरह से देखती हैं, विश्वास पात्र है या नहीं, आने वाले समय में क्या कुछ करेगा। लेकिन क्या जल्दबाजी हो गई इस वजह से हुआ, या क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया? इंदौर परिस्थितियां यह बनी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए सूरज जैसा गेम इंदौर में करने की आपको रोकना चाहेंगे। बीट सीट से पंकजा मुंडे क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। तो हम मतदान करेंगे तो अच्छे मतदाता जब बाहर आएंगे तो अच्छे लोग चुन के आएंगे, अच्छी सरकार बनेगी और अच्छा काम होगा। कितनी कॉन्फिडेंट है? हालांकि हमने देखा पूजा पाठ में कितना कॉन्फिडेंट, कितना जोश आप में भरकर है। देखिए, पूजा पाठ में रोज करती हूँ, रोज भगवान के प्रति मेरे 10-20-25 मिनट समर्पित होते हैं। मैं ऊपर की ऊर्जा पे विश्वास करती हूँ, अंधविश्वास मेरा बिल्कुल नहीं है। अगर कहेंगे मूर्ति कुछ खाती है पीती है तो मेरा विश्वास नहीं, परंतु मैं ऊर्जाओं पर विश्वास करती हूँ। तो ये मैं रोज करती हूँ और इसलिए मुझे सकारात्मकता मेरे साथ बनी रहती है। मेरी लड़ाइयाँ देखी है, मेरा संघर्ष देखा है, तो ये सकारात्मकता से मैं विश्वास के साथ जा रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। कल बात करते हैं 400 पाना मोदी ने किया, कितना विश्वास है? पूरा विश्वास। तो पंकजा मुंडे भी अपने जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हैं। वो कहती हुई नजर आई कि ईश्वर के प्रति मेरा सच्चा विश्वास है, ऊर्जा पर मैं भरोसा करती हूँ। अमिताभ जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। इंदौर का चूंकि हम जिक्र कर रहे थे, इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी पर दबाव बनाकर, धमकाकर, अनैतिक तरीके से सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं अन्य प्रत्याशियों के साथ भी किया गया। एक वायुसेना के सैनिक थे जिन्होंने अपना नामांकन करा था, उनके प्रस्ताव की झूठी साइन करके नामांकन वापस करा दिया गया। ऐसा ही निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ भी हुआ। आरएसएस के पूर्व प्रचारक जो अभय जैन साहब, जो कि अब जनहित पार्टी बना चुके हैं, उनके पास भी नामांकन वापसी के लिए दबाव बनाया गया। उन्होंने इनसे 5 प्रश्न पूछे, वो 5 प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। तो यह कहना गलत है कि प्रत्याशी की मर्जी से सरेंडर हुआ है। देश में लोकतंत्र ग्रहण किया जा रहा है, मतदाताओं के मतदान का अधिकार जो है। लोकसभा की पूर्व महाजन ने भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा यह होना नहीं चाहिए था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ मुझे पता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं थी। तो आवश्यकता नहीं थी, क्या हुआ कैसे हुआ जब मुझे नहीं पता है। नवीन जी आपसे भी समझना चाहेंगे, नोटा का सोटा अच्छा है या फिर बुरा है? क्योंकि ये अगर हम देखें इंदौर लोकसभा क्षेत्र को देखें तो जिस तरह से सबसे बड़ा राजनीतिक दल और इस तरह की स्थितियां अगर हो जाती हैं तो क्या लोकतंत्र के दायरे में इस तरह की चीजें आएंगी? सियासी मजबूरी कह लें या क्या कह लें, नोटा का सपोर्ट जब कांग्रेस करने लग जाए? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इंदौर के लिए इस बार के चुनाव में कि पहली बात तो कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में चूक कर दी। जो वहां बरसों से काम कर रहे थे, कांग्रेस के उन प्रत्याशियों को दरकिनार करते हुए कांति बम को लेकर के आए। ठीक है, वहां तक भी, लेकिन जब वो पार्टी में जिस स्थिति में थे और उनको यदि कोई दबाव था, कोई भी प्रेशर था, तो एक सपोर्टिंग कैंडिडेट भी खड़ा किया जाता है, जिसको डमी कैंडिडेट बोलते हैं। इस बार कांग्रेस ने वहां पर वो डमी कैंडिडेट भी नहीं छोड़ा। तो कांग्रेस ने पहले से ही एक तरीके से मान लें कि वो एक आत्मघाती कदम उठा लिया था। लेकिन बाद में जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। किसी प्रत्याशी का इस तरह से नामांकन वाले आखिरी दिन उसको वापस लिया जाना, ये लोकतंत्र की सीधे सीधे मतलब मखौल है, हत्या करने का साजिश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो कृत्य किया उसके लिए लोकतंत्र तो उनको क्षमा नहीं करेगा। और इसी बात को शायद वहां के कई वरिष्ठ नेताओं ने उठाया भी है भारतीय जनता पार्टी के। मेरा ऐसा मानना है कि नोटा वो था जिसमें यह कहा जाता था कि इन प्रत्याशियों में से कोई नहीं। इसको लेकर के जब वो नोटा का इजाद हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन नोटा के प्रति प्रेरित करने का किसी भी दल को विशेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोटा को प्रेरित करने का मतलब ये है कि हम लोकतंत्र में जो स्वस्थ परंपरा है उसका हम अनुसरण कर रहे हैं। स्वस्थ परंपरा ये है कि वोट दिए जाएं, वोट के बदले वोट ही होता है। अब आप ये इसको न डालने वाली बात करेंगे तो यही हुआ क्योंकि इसको गिनती में लिया नहीं जाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत परंपरा डल रही है। गलत परंपरा डल रही है और स्वस्थ की निशानी भी नहीं है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी यही है कि वोट करना चाहिए। लेकिन नोटा का सपोर्ट और बिहार में जिस तरह से हुआ, गोपालपुर में 51,000 वोट पड़े थे 2019 में, उसकी जो परिस्थितियां हमने देखी, तो क्या इंदौर उसका ऑन रिकॉर्ड आगे बढ़ेगा या किस तरह की स्थितियां बनेंगी, देखना होगा। लेकिन अमिताभ जी, आपका ही रुख करेंगे और अमिताभ जी आपसे भी समझना चाहेंगे, जब नेता मंच पर होता है तो बहुत बड़ी बातें करता है और जनता जो नीचे बैठी रहती है उसको बहुत खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार प्रेशर में आकर इस तरह के बयान भी दे देता है। रतलाम में वही हुआ, कांतिलाल भूरिया एक कुछ ऐसे कहते हुए नजर आए कि 1 लाख रुपए तो मिलेगा, लेकिन जिनकी 2 बीवियां होंगी उन्हें 2 लाख रुपए भी मिलेगा। इस तरह के बयान को क्या देखें? ये चुनावों में बयानबाजी और चुनावों में मतदाताओं को ध्यान में रखकर नेता बयान देते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में 2 पत्नियों का चलन है, इसलिए कांतिलाल जी भूरिया ने संभवतः आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए बयान दिया है। जी, आदिवासियों को ध्यान में रखकर दिया गया है। क्या कहेंगे सचिन जी आप इस बयान को लेकर? देखिए, हम तो लाडली बहनाओं की बात कर रहे हैं और बहनाओं में सभी जो महिला वर्ग जो है उसके सभी लोग जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। तो हम इस तरह से जो 3 तलाक की एक जो प्रथा थी उसको जिस तरह से बीजेपी ने उसको बंद कराया, उसके विरोध में हमने काम किया, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो कांग्रेस का ये जो मूव है वो एक महिला उत्पीड़न के रूप में हम उसको देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है गलत प्रथा को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति के चक्कर में। जबकि जो है जब हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, लाडली बहनाओं की बात करते हैं, तो उसमें सारी महिलाएं जो है वो सम्मिलित होती हैं, चाहे वो पहली पत्नी हो चाहे वो दूसरी पत्नी हो। नवीन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि बीजेपी कह रही है कि महिला विरोधी ये बयान है और दूसरी तरफ कांग्रेस से कह रही है महालक्ष्मी योजना को लेकर कि आदिवासियों के हित के अनुरूप है। क्या वाकई में ये दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए श्वेता जी, मैं योजना के किसी के भी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कांतिलाल भूरिया जी ने उस दिन मंच पर बोला और बड़े नेताओं की मौजूदगी में बोला, उसका खंडन करना चाहिए था या उसको हतोत्साहित करना था ऐसे बयानों को, जबकि उन बयानों को सपोर्ट किया गया। जो उन्होंने कहा महिला विरोधी टिप्पणी है, भाई आप ये बताइए कि हिंदू समाज में 2 पत्नियां रखने का धर्म कहीं नहीं है और न वैधानिक तौर पर है और न इसकी कोई नियम बनाया गया है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के में होने के बावजूद एक वरिष्ठ सांसद, पूर्व सांसद वहां से मंच से ये बोलते हैं जो प्रत्याशी हैं, और उसका फिर एंडोर्स करते हैं पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा खतरनाक बयान दिया है। लेकिन आप ये बताइए कि उस बयानों को लेकर के कांग्रेस ने वहां पर अपने आप को बैकफुट पर कर लिया है, क्योंकि महिला कोई भी हो इस तरह के बयानों को पसंद नहीं करती। हाँ, ये भी सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के पक्ष में जो नारी वंदन अधिनियम लेकर के आई, इसके साथ लाडली बहना योजना लेकर के आई और लगातार महिला के पक्ष में वातावरण बनाने का काम किया, समाज में, देश में उनको इज्जत की नजरों से और उनका जो प्रभाव बन सकता था वो बनाने की कोशिश की है। तो भाजपा को इसमें नंबर मिलते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जब बयानबाजी होती है तो नेताओं को अपने बयानों पर थोड़ा संतुलित देना चाहिए। और अमिताभ जी आपसे भी, क्योंकि ये पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जब खुले मन से इमरती देवी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, चाशनी कह देते हैं, रस कह देते हैं, और फिर बाद में अगर बैकफुट पर भी आ जाते हैं और बोल देते हैं कि व्यंजन के बारे में कहा जा रहा था, तो आखिरकार नेता जब बोलते हैं तो ध्यान नहीं रखते, उसके बाद उन्हें आखिरकार बैकफुट में क्यों आना पड़ता है? चुनावी भाषण के दौरान पब्लिक का उत्साह रहता है, सेंटीमेंट देखा जाता है, उस हिसाब से यदि कोई बयान गलती से निकल जाता है उसके लिए माफी भी गलती थी इस तरह के बयान की जीतू पटवारी दे चुके हैं। जीतू पटवारी टीवी पर दिए गए स्पष्टीकरण है, इसलिए उस पर बहुत आवश्यकता नहीं है। चर्चा की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री पर चुनाव क्यों नहीं लड़, अपने कार्यों के आधार पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं, अपने संगठन के आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, अपने प्रत्याशियों की। जी सचिन जी कांग्रेस से कह रही है, अमिताभ जी कह रहे हैं कि माफी मांग ली गई है, कोई बात नहीं, अब उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो तो गई है, बातचीत तो हो गई है, नेता ने बयान तो दे दिया है, चर्चा होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस के जितने नेता हैं उनका ये पूरा रिकॉर्ड है कि कभी वो आइटम बोलते हैं,
महिला नेत्रियों को कभी वो जो है उनको टंचमाल बोलते हैं, कभी उन्होंने जिस तरह से चाशनी की बात की है और जिस तरह से उमंग सिंघार के ऊपर महिला उत्पीड़न के जो है मुकदमे प्रकरण दर्ज किए गए हैं, हेमंत कटारे जी के ऊपर जो है बलात्कार जैसे आरोप लगे, तो इस तरह से जो है कांग्रेस के नेताओं का ये इस तरह से चरित्र रहा है कि ये महिला उत्पीड़न के लिए या महिला विरोधी बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह से जो है, और जो जीतू पटवारी जी का जहां तक सवाल है, अगर जीतू पटवारी जी की भाव भंगिमाएं देखी जाए और उनको म्यूट करके भी उनके हाव भाव देखे जाए तो यही लगेगा कि वो किसी तरह से वो बदजुबानी कर रहे हैं या कोई गलत बयान दे रहे हैं। तो इस तरह से जीतू पटवारी जी है, अगर उनका आप पूरा बैकग्राउंड देख लें तो वो हमेशा से जो है इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के लिए ही जाने जाते हैं और उस तरह की ही बातें करते हैं। जी नवीन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, राजनेताओं को हमने देखा है इस चुनाव दौर पे कि खूब भाषण हुए, शब्दों का ध्यान नहीं रखा गया, कई बार शब्द ऐसे पार भी चले गए। महिलाओं को लेकर गरिमा का ध्यान रखना था। राजनीति में भले ही आगे जा रहे हैं लेकिन उनके पीछे जो जनता बैठी हुई है या फिर महिलाएं बैठी हैं, उनके उद्बोधन के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नेताओं को बचना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है श्वेता जी। आप देखिए, राजनीति एक राजनीतिक तरीकों से किया जाने वाला है। बयानों की जहां तक हम बात करें, बयान भी मुद्दों पर दिए जाने चाहिए। किसी वर्ग विशेष या किसी जेंडर पर बोलने का उस पर सावधानी बरतना चाहिए, खासकर महिलाओं के ऊपर। जबकि आधी आबादी दुनिया की आधी आबादी कही जाती है, देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत यदि कहा जाए तो महिलाओं के प्रति जाता है और वो वोट के प्रति भी बहुत सतर्क रहती हैं। आपने देखा होगा, महिलाएं अपने 100% वोट का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। तो जब महिलाओं पर केंद्रित कोई बयान दिया जाता है तो राजनेताओं को बिल्कुल गरिमा में रह करके दिया जाना चाहिए। और ये जो जिस बयान की बात आप कर रही हैं, जो रतलाम में हुआ था, वो स्टेज से जब उन्होंने बोला, उसके बाद किसी नेता ने उन्हें न टोका बल्कि उस पर हंसे सारे नेता। मैं आश्चर्यचकित इस बात पे था कि यदि इस दो पत्नियों के बयान पर किसी ने उन्हें टोका होता या पलट करके प्रदेश अध्यक्ष इसको मना कर देते कि ऐसे बयान नहीं दिए जाते, तो मैं समझता हूं वो किस्सा वहीं खत्म हो जाता। आज तक वो डिबेट का पार्ट इसीलिए बना हुआ है कि उसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया। तो ये इसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देने वाले बयान, महिलाओं को अपमानित करने वाले बयान किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मैं समझता हूं, क्योंकि कई बार यही देखा है कि जब राजनेता इस तरह से भरे मंच पर भाषण देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं, तो जो पीछे लोग खड़े होते हैं, कार्यकर्ता खड़े होते हैं, बड़ी हंसी ठिठोली करते हैं और उसको व्यंग्यात्मक रूप दे दिया जाता है। लेकिन आने वाले समय में ध्यान रखना होगा, महिलाओं की गरिमा या फिर किसी की भी गरिमा, यानी एक व्यक्ति को आप खुश करने के लिए दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते। दूसरी तरफ अमिताभ जी, आपका भी रुख करेंगे, चूंकि हम मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे लेकर आप इस बार जनता के बीच में गए? आपको लगता है कि ये वाले जो मुद्दे हैं वो काम करेंगे, बीजेपी इससे प्रभावित जो है वो असर नहीं कर पाएंगे? आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कांग्रेस के चरित्र पर, उसका जवाब देना चाहूंगा कि आपके केंद्रीय मंत्री, आपके सांसद ब्रजभूषण सिंह पहलवान महिला है, इसके लिए मेडल जीते हैं, शोषण का लगाती रही। उस पर प्रधानमंत्री और आपके वरिष्ठ नेता चुप्पी साझा है। और जब अब कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद कितनी बड़ी सजा दी है उनको, उनकी लोकसभा सीट से उनके बेटे को देकर उनको सजा सुनाई गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पहले अपने चरित्र और अपने गिरबान में जाके, उसके बाद हमारे अध्यक्ष और दूसरों पर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री जी यदि बात करते हैं महिलाओं के बारे में, तो वह पहले बहन यशोदा जी के बारे में भी सोचे। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं का उदाहरण मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत जीवन है, उसमें झांकना ठीक नहीं है। लेकिन राजनीतिक सुचिता की बात करने वाली पार्टी पहले अपने चरित्र का आकलन करे, अपने कृत्यों का आकलन करे। और किन नेताओं को उन्होंने प्रश्रय दे रखा है, राघव तीसरी के नेताओं को प्रश्रय दिया। जी सचिन, उत्तर प्रदेश में देखिए, जवाब ले लेते हैं अमिताभ जी, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। सचिन जी, देखिए, ब्रजभूषण जी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में जो है अनुसंधान चल रहा है और उसके बाद में कोर्ट की कार्रवाइयां जो है वो चल रही हैं। दूसरी बात, जो इन्होंने राघव जी की बात बोली, तो राघव जी पर जब मुकदमा दर्ज हुआ उस समय भी राज्य में जो है भाजपा की सरकार थी। तो जो है प्रकरण जितने भी हैं वो दर्ज किए गए और उसको जो है न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है।